आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था वो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट और जीडीपी के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जीडीपी कैलकुलेशन के 3 मेथड भी डिस्कस किए थे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम जीडीपी, फैक्टर प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी जो टाइम मिलेगा तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिस्कस करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट हो गया एक, हम डिस्कस करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी, एक हम डिस्कस करेंगे मार्केट प्राइस पे जीडीपी। अब देखो, फैक्टर में हमने समझ लिया था कि फैक्टर क्या होते हैं। किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो भी फैक्टर लगते हैं उनका हम कैलकुलेट करके उनका हम सम कर लेते हैं तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। और मार्केट प्राइस के अंदर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है बनने के बाद मार्केट में सेल होगा उसकी क्या प्राइस होगी। अगर हम जीडीपी अगर उस प्राइस पे कैलकुलेट करें जिस पे मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगी। अगर हम सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में काम आ रहा है, लेबर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, जो इंटरेस्ट इनकम लेके जाएगा, जैसे हमने कहीं से फाइनेंस लिया है तो वो फैक्टर हो गया फाइनेंस वाला, और इन सब काम को जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है फैक्ट्री वगैरह का, वो अपना हिस्सा प्रॉफिट के रूप में ले जाएगा। रेंट के रूप में भी एक फैक्टर अपना प्रोपोर्शनल ले जाएगा। तो इन सब को जब फैक्टर्स को जोड़ दे तो क्या होगा, एक तरीके से कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है उसको हमने शामिल कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। और मार्केट प्राइस पे अगर करेंगे तो मार्केट पे वो गुड्स कितने में सोल्ड हो रहा है उसको हम देख लेंगे जीडीपी के अंदर। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो मार्केट प्राइस होगी उसके अंदर टैक्सेस भी इंक्लूड होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे। तो मार्केट प्राइस तो क्या होगा, अगर हम फ्रिज को लेने जाते हैं तो अगर फ्रिज की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 10,000 है तो उस पर जीडीपी है 18%, जीएसटी 18%, तो क्या होगा 11,800 का हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी 11,800। अगर हम फैक्टर का अगर हम टोटल करें तो क्या होगा, फैक्टर में ये सब आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा, कॉस्ट भी आ जाएगा, सारे जो फैक्टर है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो 10,000 तक तो हम फैक्टर कॉस्ट में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 1,800 रुपये का हमने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी पेड किया है उसके ऊपर उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स का। फैक्टर्स कॉस्ट के अंदर सारे फैक्टर्स का तो कैलकुलेशन हो ही जाता है, लेबर, एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। लेकिन जो मार्केट प्राइस के अंदर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी आ जाता है। प्रॉफिट ऐड होने के बाद अगर वो सेल के लिए मार्केट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स। तो टैक्स कौन सा होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स अभी इंडिया में मेनली जो इनडायरेक्ट टैक्स बचा है वो जीएसटी है। बाकी सारे टैक्सेस को वेट यानी स्टेट सेल टैक्स को, सर्विस टैक्स को, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स को, सब टैक्सेस को सबको जोड़ के जीएसटी आ गया है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में आपको समझ में आ गया होगा, अंतर आ गया होगा। मेन अंतर इसमें किसका है, टैक्सेस का है। और टैक्सेस भी कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली क्या है, जीएसटी है। अब इसको हम रीड करते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस द नेट वैल्यू एडेड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम टू ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर है उसके ऑनर्स को क्या करेंगे, इनकम होगी, उसको हम ऐड कर लेंगे। जीडीपी इज द सम ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड फिक्स कैपिटल कंजम्पशन। दस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या लिया है, जो कैपिटल एसेट्स है उसका भी हमने, जो डेप्रिसिएशन है जो इस ईयर में कैपिटल एसेट्स काम में आ रही है वो भी एक फैक्टर है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी हमने ऐड कर लिया। तो इसके अंदर क्या होगा, सारे फैक्टर का नेट वैल्यू होगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स, तो जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड्स होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। अब पहला फैक्टर होता है जो हमारे क्या आता है, लेबर आती है और एम्प्लॉयज आते हैं। तो लेबर होती है वो वेजेस ले जाती है और एम्प्लॉयज होते हैं वो सैलरी ले जाते हैं। तो जो फैक्ट्री में काम होती है वो लेबर होती है
और जो ऑफिस में काम करती है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फैक्ट्री में भी काम करते हैं, सुपरवाइजर वगैरह ऐसा, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, वो उसको हम लेबर कहते हैं और वो वेजेस ले जाते हैं। सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ बोथ इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस डेप्रिसिएशन। जो ऑपरेटिंग सरप्लस बचता है मतलब जो कंपनसेशन लेबर ले जाती है और डेप्रिसिएशन का माइनस करने के बाद जो बचता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाता है। थर्ड है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होती है उनकी भी इनकम को, तो कॉन्सेप्चुअली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस मस्ट बी आइडेंटिकल ऑब्लिक। दिस इज बिकॉज द फैक्टर कॉस्ट पेमेंट टू फैक्टर्स और प्रोड्यूसिंग गुड्स मस्ट इक्वल द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइसेज। However, the market value of goods and services is different from the earnings of factors of production. In GDP at market price are included indirect taxes and are excluded subsidies by government. Therefore, in order to arrive at GDP at factor cost, indirect taxes are subtracted and subsidies are added to GDP at market price. तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होगा, और इसके अंदर नया आया है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी होती है वो भी फैक्टर कॉस्ट में से जोड़ी नहीं जाती। अगर फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होती है, घटाई नहीं जाती। कॉस्ट को कम करना होता है, अगर जितने अगर गवर्नमेंट से अगर कुछ सब्सिडी आ गई है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर जैसे हम सौर ऊर्जा का काम कर रहे हैं और हमने गवर्नमेंट को हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, एक प्लेट बनाने में 100 रुपीज़ आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। तो उसके बाद सब्सिडी को लेस करने के बाद कॉस्ट कितनी रह जाएगी फैक्टर्स की। अगर 20 रुपये सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट तो 80 रुपये ही कॉस्ट रह जाएगी। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होगा, 20 रुपये माइनस हुए हुए नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो जो प्रोडक्शन करने वाला होता है वो क्या करता है, उसका एडजस्टमेंट कर लेता है, जितनी सब्सिडी आती है वो कॉस्ट में से कम कर देता है और उसमें से क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देता है, तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। अब एक छोटा सा इक्वेशन दे रखी है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में हमने यही कहा था कि टैक्सेस की पार्ट इंक्लूड नहीं होती, और सब्सिडी जो घटाई हुई है उसको हम वापस ऐड कर देते हैं, हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हम अगर मार्केट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहे तो मार्केट प्राइस ले लेंगे और फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी घटा देंगे। तो ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे भी हम पहुंच सकते हैं। आगे कॉन्सेप्ट नया एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हम एनडीपी पे आ जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। नेट मतलब नेट क्यों करेंगे इसको, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है उसको घटाना जरूरी है, क्योंकि इतना तो हमारा एसेट्स कम हो गई है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंचने के लिए हमको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, क्योंकि उतनी हमारी जो एसेट्स है वो कम हो गई है, इतनी कैपिटल कम हो गई है, जितनी एसेट्स कम होगी उतनी कैपिटल में भी कमी हो जाएगी, कमी करना जरूरी है। एनडीपी इज द वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। सम ऑफ कंट्रीज कैपिटल इक्विपमेंट वियर आउट और बिकम obsolete each year during the production process. The value of the capital consumption is some percentage of gross investment which is deducted from GDP. Thus, the non-domestic product equal to GDP at factor cost minus depreciation. तो क्या होता है, काफ़ी देश तो क्या करते हैं, जो फिक्स एसेट होता है उसको पहले साल ही खर्चा मान लेते हैं। तो पहले हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको, उसकी जो कैपिटल एसेट होती है उसकी लाइफ में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 साल मशीनरी चल रही है और 1 लाख रुपए की, तो हर साल 10,000 रुपये एज ए डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे। उससे क्या होगा, 1 साल में ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो फेयर प्रॉफिट या लॉस का रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया के अंदर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी कैपिटल एसेट्स होगी उसका डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारे पास नेट जीडीपी आ जाएगी। नेट जीडीपी बोल दो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल दो, एनडीपी बोल दो। अब सेकंड जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जीडीपी एक तो नॉमिनल होती है, एक रियल होती है। ये क्या होता है, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, नहीं पहले हम इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं। अब रियल जीडीपी तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, देश की जीडीपी है लास्ट ईयर 100 करोड़ थी, इस बार 105 करोड़ हो गई।
तो कितनी बढ़ गई, 5 करोड़ से जीडीपी बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ, साथ में 10% की इन्फ्लेशन रेट भी चल रही है। अगर हम मार्केट प्राइस पे लेंगे तो क्या होगा, करंट ईयर प्राइसेस पे लेंगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से तो हमारा 5 करोड़ बढ़ी है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, 10% उसकी रेट पैसे की घट गई है, इंडियन करेंसी की रेट कम हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है। तो एक 105 का 10% अगर हम उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बचेगा, 9.5 बचेगा। तो अगर हम इसको अगर इन्फ्लेशन को घटा के एडजस्टमेंट करके देखें तो हमारा क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ी नहीं है, उल्टा हमारा जीडीपी घट गई है। 6.5 करोड़ रुपए से 6.5 रुपीज करोड़ से क्या हुआ, जीडीपी घट गई है। तो ये एक है कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर तो क्या होगा, करंट प्राइस पे ले लेंगे, और रियल जीडीपी के अंदर क्या होगा, हम इन्फ्लेशन का जो है उसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो हम इंडेक्सेशन के थ्रू करेंगे। एक ईयर को बेस ईयर ले लेंगे और उसका एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी। ऑन अदर हैंड व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स प्राइस इन सम ईयर इट कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट होगा इंडेक्सेशन के थ्रू, हम रियल जीडीपी पे पहुंचेंगे, और नॉमिनल के अंदर करंट प्राइस पे जाएंगे। तो नॉमिनल क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझा दिया था कि अगर 105 भी हुई है, दिख रहा तो फिगर में 5 करोड़ का है, नॉमिनल के अंदर क्या दिख रहा है, 5 करोड़ का एडिशन है। लेकिन रियल में क्या है, अगर इन्फ्लेशन का उसमें एडजस्टमेंट किया जाए तो हमारी जीडीपी 6.5 करोड़ से नीचे जा चुकी है, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन है। सेकेंड पैरा इसका रीड करते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज at current prices. In comparing one year with another year, we are faced with the problem that the rupees is not a stable measure of purchasing power. GDP may raise a great deal in a year, not because of economy has growing rapidly, but because of raise in prices or inflation. तो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या होगा, कंपेरिजन की बेहतर स्थिति में होंगे। अगर हम इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, जीडीपी ज़्यादा नजर आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो होगी कम। On the contrary, GDP may increases as a result of fall in prices in a year, but actually it may be less as compared to the last year. In both 5 cases, GDP does not show the real state of the economy. To rectify the underestimation or overestimation of GDP, we need a measure that adjusts for raising and falling prices. तो एडजस्टमेंट किसका होगा, इन्फ्लेशन का होगा, वो इंडेक्सेशन से हो जाएगा। This can be done by measuring GDP at constant price, which is called real GDP. To find out the real GDP, a base year is chosen when the general price level is normal, that is, it is neither too high nor too low. The prices are set to 100 or 1 in the base year. Now the general price level of the year for which real GDP is to be calculated is related to the base year on the basis of following formula, which is called deflator index. तो इसके अंदर क्या है, रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है। ये आपको जो सब हमने रीड किया उसके अंदर यही है कि एक ईयर को हम बेस ईयर ले लेंगे, और जो बाकी के ईयर है बेस ईयर, और जिस ईयर की हमको कैलकुलेशन करनी है उसकी रियल जीडीपी आ जाएगी। तो हम इंडेक्सेशन करके क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि है ना, ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है रियल जीडीपी है ना, जीडीपी ऑफ करंट ईयर। अब हम उसको क्या कहेंगे, बेस ईयर। जो बेस ईयर क्या होता है, 100 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और करंट ईयर के इंडेक्स से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने 1991 को क्या लिया, बेस ईयर ले लिया। सपोज 1990 एंड 91 इज द बेस ईयर एंड जीडीपी फॉर 1999 2000 इज 6 करोड़ एंड द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर इज 300। इस साल का प्राइस इंडेक्स क्या है, 300, और 90 और 91 का जो बेस ईयर लिया उसका इंडेक्स क्या ले लेंगे, हम 100 ले लेंगे। अगर हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे 10 रियल जीडीपी फॉर 99-2000 रुपीज 6 करोड़, डिवाइड क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो क्या हो गया बेस ईयर, डिवाइड क्या करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स से कर देंगे। तो ये हमारे क्या, अगर अब ये 2 लाख करोड़ ही बची है,
2 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़। देखो अगर हम ऐसे देखें तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई थी, 4 लाख करोड़ से बढ़ गई थी, लेकिन हमने इसका इंडेक्सेशन किया तो हमारे क्या हुआ, ये 2 लाख करोड़ पे ही बची। तो ये अब कंपैरिजन सही होगा। अब 99 और 2000 का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि अभी 99 और 2000 से जीडीपी हमारी कितनी बढ़ी है। अब उस टाइम अगर 180 करोड़ होगी, 180 करोड़ होगी, तो अब 2 लाख करोड़ हुई, तो हमारी कितनी बढ़ी, सिर्फ 20,000 करोड़ से ही बढ़ी है। ऐसे तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है हमको, लेकिन हमने इसका इंडेक्सेशन किया तो हम रियल जीडीपी पे आए, जो कंपैरिजन के लिए सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज द इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी। इट इज ए प्राइस इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी इन ए गिवन ईयर बाय द रियल जीडीपी फॉर द सेम ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय इट बाय 100। thus ये फॉर्मूला दिया हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो नॉमिनल प्राइस या करंट प्राइस पे जो जीडीपी आएगी उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, रियल जीडीपी से कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक हमने एग्जांपल लिया, उसमें क्या था, 1426.7 करोड़ तो क्या था, नॉमिनल यानी करंट प्राइस पे जीडीपी थी, और हमने जब रियल जीडीपी निकाली तो वो 1426 क्या हो गई, 1049 हो गई। उससे हमने डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या है 135.9। तो हमारी इन्फ्लेशन की रेट आ गई 35%। इसी परसेंटेज से क्या हुआ, इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस वजह से क्या होगा, हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे तो रियल जीडीपी कितनी आ जाएगी, 1049। ये तो हमने 1426.7 निकाला है, ये मार्केट प्राइस से निकाला है। इसका हमने ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला है ना रियल जीडीपी का, इससे हमने क्या निकाला, रियल जीडीपी निकाली, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करके 100 से, इससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। तो इसके अंदर वीडियो के अंदर हमने अब समझ लिया है कांस्टेंट फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस समझ लिया, उसके अलावा हमने जो ये नॉमिनल और रियल जीडीपी है उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। नेशनल इनकम पे हम अभी और भी वीडियो बनाएंगे, तब हमारा नेशनल इनकम टॉपिक खत्म होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।